नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और पीडीएफ से मैच करके अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। महोदय, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने अनाज देना रोका, चाहे किसी भी कारण से रोका। अगर आग लगे तो कोई यह नहीं पूछता कि पानी कहाँ से लिया, क्यों लिया, कब लिया। एक ही ख्याल होगा कि पानी कहीं से आए और आग को बुझाया जाए। जब जनता को अनाज की कमी है तो चाहे हमारी नीति किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, क्या यह उसका कर्तव्य नहीं है कि अनाज बाहर से आए, जिससे जनता को, साधारण जनता को, गरीब आदमी को कठिनाई ना हो, वह भूखा ना रह जाए। यह कर्तव्य सारी जनता का हो। हम पर आरोप लगता है कि जो हमने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया, कुछ लोग समझते हैं कि कमी का यही कारण है, लेकिन कोई सबूत इसका नहीं दे सकता है कि अगर यह कदम हमने नहीं उठाया होता तो दुकानें गेहूं से भर जाती। तथ्य तो यह है, और हमको लगता है कि जैसे जैसे एक एक जगह से खबर आती है तो यह साबित होता है कि अगर गेहूं हम अपने हाथ में नहीं लेते तो शायद यह गेहूं जो हम ले भी पाए, यह भी काले बाजार में चला जाता और गरीब जनता तक नहीं पहुंच सकता था। केवल जो ज़्यादा दाम पर लेने के लिए तैयार होते उन्हीं को गेहूं मिलता। तो यह सच है कि इससे मध्यम वर्ग को कष्ट हुआ, शहरों में कुछ कष्ट हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह से अपने अनाज को जहाँ जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ उसको हम पहुँचा पाए। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि इस नीति में कोई भी गलती थी। दूसरी मांग है कि किसानों से गेहूं ज़्यादा भाव पर क्यों नहीं खरीदते। अब इस समय अगर गेहूं का भाव ज़्यादा हम देते हैं तो उसका असर भी दूसरी कीमतों पर और भी पड़ता है। अगर औरों के लिए दाम बढ़ते हैं तो किसानों के लिए भी बढ़ते हैं। तो चाहे हमें लगे कि पहले कुछ ज़्यादा मिल गया, अंत में उनकी भी और दूसरे सब लोगों को हानि होती है। इस तरह से देश के जीवन में हम सब के साथ बंधे हुए हैं। कोई वर्ग यह समझे कि वह अपने लाभ के लिए कुछ कर ले तो उसमें थोड़े दिन के लिए लाभ हो सकता है, उसका बोझ, उसका प्रभाव बड़ा भारी फिर ऊपर आता है। जैसे कि जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तब भी मैंने आपसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि अभी आप बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके दाम हमको भारी पड़ेंगे। आर्थिक दाम देने होंगे, तरह तरह के तनाव और बोझ हमें उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं, लेकिन हमारी सरकार की पूरी कोशिश है। मैं इस अवसर को आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि यह जो कमी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, या जो समाज विरोधी लोग हैं, इन सब के बारे में सरकार कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। कुछ कार्रवाई की भी जा रही है, कुछ कार्यक्रम बने भी हैं,
और कार्यक्रम बनेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई जादू अकेले नहीं कर सकता है। कोई भी सरकार स्वयं सब चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती है। हमारे देश में लोकतंत्र है और उसमें बहुत से अधिकार जनता को मिलते हैं और साथ ही बहुत सी जिम्मेदारी भी उसको ओढ़नी पड़ती है। इस कार्य में जब तक प्रत्येक व्यक्ति कुछ जिम्मेदारी, कुछ उत्तरदायित्व नहीं लेगा, यह स्थिति सुधर नहीं सकती। मैंने आपसे कहा, अगर कोई ऊंचे दाम पर बेचता है तो तभी बेच पाता है जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सबको गुस्सा चढ़ता है जब हम काले बाजार की बात सुनते हैं, जब हम सुनते हैं कि जनता को किसी चीज़ की कमी है लेकिन बहुत बड़े दाम से वही वस्तु दुकान में या दुकान के पीछे बिक रही है। और इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि ऐसे लोग जो गलत तरीके से सामान रोकते हैं और ऊंचे भाव पर बेचते हैं। अधिष्ठाता महोदय, केंद्रीय वित्त मंत्री सरकारी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका यह विचार निस्संदेह अच्छा है, पर इसको व्यवहार में लाना कोई सरल काम नहीं है। श्री सिंह से पहले हुए कई वित्त मंत्री सरकारी फिजूल खर्ची रोकने की बातें अवश्य करते रहे, पर दुख है कि वे स्वयं करके ना दिखा सके। श्री सिंह ने अपनी सूझबूझ और नए प्रयोगों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। करों की चोरी रोकने के लिए और काला धन बाहर निकालने के लिए कई प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। संतोष का विषय है कि करों में दी गई रियायतों और अन्य उपायों के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पर यह वस्तुतः चिंता की बात है कि विदेश व्यापार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। आयात बढ़ने और निर्यात कम होने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी धन जुटाने की समस्या जटिल है। मुद्रास्फीति के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। नए कर लगाने की भी अब अधिक गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी श्रेणी के करदाता कर भार से त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि सरकारी खर्च में कटौती की जाए। यह स्वागत योग्य है कि वित्त मंत्री श्री सिंह ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले समाज के प्रमुख वर्गों से बातचीत और सलाह मशविरा करने का सिलसिला जारी किया है। आर्थिक विषयों के लेखकों और पत्रकारों के साथ हाल ही में विचार विमर्श किया गया है कि सरकारी फिजूल खर्ची को कैसे कम किया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह संवाद अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें कई अच्छे सुझाव आए हैं जिन पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक पत्रकार ने वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि उर्वरक बनाने की लागत तो बढ़ रही है, किंतु सरकार उसके दाम बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। वित्त मंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार
कई कंपनियों द्वारा निर्मित उर्वरक की लागत प्रति टन 5 से 6 हजार रुपये अधिक होगी। किसानों के हितों की उपेक्षा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। उर्वरक सस्ते दाम पर उपलब्ध करने के लिए सरकार सहायता देती है। अनुमान है कि अब इस सहायता पर 2 से 3 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ना निश्चित है। हम वित्त मंत्री के इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं कि देश में महंगा उर्वरक बनाने के बजाय विदेशों से सस्ता उर्वरक आयात करना लाभकारी है। इससे लाभ यह होगा कि सरकार को सहायता राशि नहीं देनी पड़ेगी। जो खर्च उर्वरक सहायता राशि पर होता रहा है उसको यदि तेल तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में लगाया जाए तो निश्चय ही देश तेल तिलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेगा। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पंक्चुएशन लेके 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है पंक्चुएशन, जिसमें पूर्ण विराम भी आपका शामिल। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।